नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। फरवरी 2021 मंथ में इस मैगजीन का जो सेकंड एडिशन आया है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल होगा इट्स टेकन रूट्स। यहाँ पर कोविड-19 की बात की जा रही है और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोविड-19 को हम फुली इरेडिकेट पूरे वर्ल्ड से ना कर पाएं और ये डिजीज़ कुछ कम्युनिटीज़ के लिए या फिर कुछ एरियाज़ के लिए एज एन एंडेमिक डिजीज़ बन जाए। सेकेंड आर्टिकल होगा शॉर्ट शिफ्ट टू रूरल इकोनॉमी। जो 2021-2022 का रिसेंटली यूनियन बजट अनाउंस किया गया है, ये काफ़ी स्पेशल बजट है बिकॉज ये एक ऐसे समय पर आया है जिसकी उम्मीद किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। अब क्या ये बजट खरा उतरा है लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूरल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर, ये हम सेकेंड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और थर्ड आर्टिकल होगा अनफेयर फील्ड्स ऑफ कॉटन। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अपने कॉटन फार्मर्स को बहुत ही हैवी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मार्केट डिस्टॉर्ट होता है एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स हैं उनके लिए ये एक लॉस होता है। तो ये 3 आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इट्स टेकन रूट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वर्ल्ड इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से स्ट्रगल करता आया है। कोविड-19 कोई पहला ऐसा डिजीज नहीं है जिसकी वजह से वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है। एक्सपीरियंस से हमें यह पता चलता है कि ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस को इरेडिकेट करना, पूरे वर्ल्ड से कंप्लीटली इरेडिकेट करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो फार सिर्फ एक ही ऐसा डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर पाए हैं। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया गया था कि स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट हम कर पाए हैं। लेकिन ज्यादातर डिजीज के केस में क्या होता है कि पहले वो एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक की तरह स्प्रेड होते हैं, लेकिन इसके बाद ये कुछ एरियाज के लिए या कुछ कम्युनिटीज के लिए एंडेमिक डिजीज बन जाते हैं। ये 3 टर्म्स हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी महामारी जो कि एक लार्ज स्केल पर फैल जाती है। पैंडेमिक वो तब बन जाती है जब वो दूसरी कंट्रीज में या दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी फैल जाती है। और एंडेमिक डिजीज का मतलब होता है कि ऐसे डिजीज जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में होते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में या फिर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही पाए जाते हैं, जैसे कि मलेरिया, HIV एड्स, इबोला, मीजल्स, ये सभी एंडेमिक डिजीज हैं। अगर इंडिया की बात करें तो केरला में निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तो ये वहां का एक एंडेमिक डिजीज है। इसी तरह से चिकनगुनिया, डेंगू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसका स्प्रेड गोरखपुर में कई बार हो चुका है, तो ये सभी एंडेमिक डिजीज हैं इंडिया में जो कि कुछ स्पेसिफिक एरिया या फिर कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज में ही पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो किसी एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक की तरह शुरू होते हैं, बट अल्टीमेटली पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हो पाते हैं और वो एंडेमिक डिजीज बन जाते हैं। ये हमने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है। माइक रायन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसीज प्रोग्राम के, उनका कहना भी यही है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोविड-19 पूरी तरह से इरेडिकेट ना हो पाए और कुछ कम्युनिटीज के लिए ये एक एंडेमिक वायरस बन करके रह जाए। अब किस तरह से पैंडेमिक से एंडेमिक डिजीज में ट्रांजिशन होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ट्रांजिशन है ये सिंपल बिल्कुल नहीं है। कोई अगर डिजीज पैंडेमिक बन जाता है उसके बाद जो उसका एंड होता है वो काफी स्लो और मेसी होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही समय पर पूरे वर्ल्ड से जो वायरस है या कोई डिजीज है वो खत्म हो जाए। कुछ जगह पर जहां पर इम्यूनिटी आ चुकी है वहां पर वो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ एरियाज में वो रह जाता है जिसकी वजह से उसका फिर से फैलने का खतरा भी बना रहता है। यही कोविड-19 के केस में भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये एंडेमिक बन जाए जहां से बार बार इसका आउटब्रेक होता रहे और ये दूसरे एरियाज में भी सर्कुलेट होता रहे। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज इस समय के ऐसे ही हैं जो कि सेम बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि जीका वायरस है या फिर इबोला वायरस है। ये एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक की तरह ही शुरू हुए थे, लेकिन इसके बाद ये एंडेमिक बन गए और इसके बाद
कुछ समय समय के बाद में इनका कुछ जगहों पर आउटब्रेक होता रहता है। तो यही पॉसिबिलिटी कोविड-19 के लिए भी बताई जा रही है। अब अगर कोई डिजीज चेंज हो रहा है किसी पैंडेमिक से टुवर्ड्स एन एंडेमिक डिजीज, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर्ड इम्यूनिटी। जिस जगह पर हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली जाएगी, मींस लार्ज स्केल पर जो लोग हैं उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी उस डिजीज के अगेंस्ट, उस जगह पर ही जो ये डिजीज है उसका प्रकोप कुछ कम हो पाएगा। हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से अचीव की जा सकती है, या तो वैक्सीनेशन हो, लार्ज स्केल वैक्सीनेशन ड्राइव्स की जाए, या फिर जो लोग हैं ज्यादातर लोग उस डिजीज में सिक हो जाएं और उनके अंदर एक अडैप्टिव इम्यूनिटी उस डिजीज के अगेंस्ट आ जाए। यही दो तरीके हैं। अब इन दोनों तरीकों का हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन की पहले बात करते हैं। कोविड-19 एक नया डिजीज है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये हमें नहीं पता है कि जो वैक्सीन इस समय पर लगाई जा रही हैं लोगों को, क्या वो फुली इफेक्टिव हैं या नहीं, इन्हें लगाने के बाद री इन्फेक्शन का खतरा है या नहीं, अगर री इन्फेक्शन हो सकता है तो कितने समय तक ये वैक्सीन काम करेंगी, ये सभी चीजें हमें नहीं पता है। सेकेंडली, नए वेरिएंट्स भी इमर्ज हो रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, क्या ये नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करेंगी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए रिसर्च की जरूरत है। सेकेंडली, वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को सेम टाइम पर, सेम पेस के साथ, सेम स्पीड के साथ एडमिनिस्टर कर दी जाए, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं और इसी वजह से वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव्स की स्पीड भी ज्यादा है। लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है और उनके लिए ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न का एक इशू बन सकता है। और कुछ एरियाज में अगर कोविड-19 रह जाएगा तो खतरा हमेशा बना रहेगा कि ये पूरे वर्ल्ड में फिर से सर्कुलेट हो सकता है। सो द ग्लोबल रिस्क इज नॉट ओवर अगर ये वायरस किसी भी जगह पर रह जाता है। दूसरा सिनेरियो है हर्ड इम्यूनिटी, मींस बहुत सारे लोग कोविड-19 या फिर कहें SARS-CoV-2 वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, जिसके बाद उनमें अडैप्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाए इस डिजीज के अगेंस्ट। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो पहले से हमारी बॉडी में मौजूद होती है, एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी जो किसी डिजीज से इन्फेक्ट होने के बाद हम एक्वायर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों में अडैप्टिव इम्यूनिटी आ जाए, ये दूसरा सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पर भी लैक ऑफ क्लैरिटी है। किसी एक व्यक्ति को अगर वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या वो व्यक्ति दोबारा से सेम वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है या नहीं, ये हमें नहीं पता है। सेकेंडली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि न्यू वेरिएंट्स भी बन रहे हैं, क्या जो न्यू वेरिएंट्स हैं उससे वो लोग जो पहले ही अडैप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर कर चुके हैं वो इन्फेक्ट हो पाएंगे या नहीं, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। एंड एविडेंसेस हमें ये पता चलते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, राइनो वायरस, ओल्ड कोरोना वायरसेस, ये सभी वायरसेस जो हैं, जो डिजीज हैं, वो एंडेमिक बन चुके हैं बिकॉज ये री इन्फेक्ट हो सकते हैं। कोविड-19 के केस में अगर री इन्फेक्शन पॉसिबल हुआ या फिर पूरे वर्ल्ड में इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, जैसे कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए हुआ था, अगर ये नहीं होता है, मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं कि SARS-CoV-2 एक एंडेमिक डिजीज बन जाएगा। हिस्ट्री में वर्स्ट पैंडेमिक्स कौन से रहे हैं ये ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं और यहां से हमें यही पता चलेगा कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं ज्यादातर ऐसे हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो पाए। शुरुआत होती है 541 AD से, जिस समय पर प्लेग ऑफ जस्टिनियन हुआ था, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। ये यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ओरिजिनेट होने के बाद यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबिया जैसे रीजन्स में ये फैला और इसकी वजह से 30 to 50 मिलियन लोगों की जान गई। हालांकि 544 AD तक आते आते ये फेड अवे हो चुका था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ रही थी, लेकिन ये कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। और इसका पता हमें इस बात से चलता है कि 1346 AD में जो ब्लैक डेथ का प्लेग हुआ था, ये भी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ था। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि लगभग 1000 साल के बाद भी सेम डिजीज फिर से पैंडेमिक बन सकता है। इस बार ये चाइना से शुरू हुआ और इसके बाद यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, रशिया, इंडिया जैसी कंट्रीज में फैला। 4 साल में लगभग 200 मिलियन लोगों की इसमें जान गई। इसे 1353 तक
हालांकि एंड करने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो पाया। 1665 तक भी इसके आउटब्रेक्स इंग्लैंड में देखे गए। इसके बाद स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। 1520 में ये डिजीज शुरू हुआ था, जो कि दो वायरस वेरिएंट्स हैं, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर, इनकी वजह से होता था। एंडेमिक था ये शुरुआत में एशिया, अरेबिया, यूरोप में, लेकिन इसके बाद ये पैंडेमिक बन गया। अमेरिकाज में ये वाइल्ड फायर की तरह फैला। 1796 में जो पहली बार वैक्सीन किसी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट बनाई गई थी, वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ही बनाई गई थी। 1870 तक आते आते ये वायरस फिर से री इमर्ज हुआ, रीअपियर हुआ। इसके बाद 1967 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटेंसिफाइड इरेडिकेशन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के लिए शुरू किए गए। हाई लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव्स की गई, जिसके बाद अल्टीमेटली 1980 में इसे इरेडिकेटेड घोषित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 1520 से लेकर के 1980 तक ये जो वायरस है, ये जो डिजीज है, ये बार बार री इमर्ज होता रहा। इसी तरह से कॉलेरा का हमारे पास एग्जाम्पल है। 1817 में ये शुरू हुआ था, बैक्टीरियल डिजीज है। इंडिया में बंगाल रीजन में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन इसके बाद ये एशिया, ईस्ट अफ्रीका, मेडिटेरेनियन की कंट्रीज में ट्रेड रूट्स के थ्रू फैला। टिल द ईयर 1961 7 कॉलेरा पैंडेमिक्स रिपोर्ट किए जा चुके थे, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई वेरियस कॉन्टिनेंट्स में, और अभी भी कॉलेरा के आउटब्रेक्स कंटिन्यूड हैं, इसे हम इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। 1860 में थर्ड प्लेग पैंडेमिक हुआ, जो कि फिर से यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ था। आप यहां से समझ सकते हैं कि 541 में पहला पैंडेमिक हुआ, फिर 1346 में हुआ, 1860 में थर्ड प्लेग पैंडेमिक हुआ सेम बैक्टीरिया की वजह से। अगेन ये चाइना से शुरू हुआ, जिसके बाद हांगकांग, इंडिया जैसी कंट्रीज में ये सी रूट्स के थ्रू इस बार स्प्रेड हुआ। 1960 आते आते इस डिजीज को एंडेमिक स्टेटस दिया गया, मींस अब जाकर के, बिकॉज इसका क्योर मिल चुका था, अब जाकर के ये जो डिजीज है ये एंडेमिक बन पाया सिर्फ कुछ कम्युनिटीज और कुछ एरियाज के लिए। एंटीबायोटिक्स इस प्लेग को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल 1000 से लेकर के 3000 के बीच में केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे ही 1889 का रशियन फ्लू, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कॉज हुआ, तो ये साइबेरिया, कजाकिस्तान, मॉस्को, यूरोप, इन सभी जगह पर स्प्रेड हुआ एंड नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका तक ही पहुंचा, एक पूरा पैंडेमिक बना। 1890 तक आते आते लार्जली ये डिसअपियर हो गया, लेकिन इसके बाद भी सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये इमर्ज होता रहा। 1918 का जो स्पेनिश फ्लू है, इसके बारे में हम जानते हैं, एवियन बॉर्न इन्फ्लुएंजा वायरस का जो स्ट्रेन है H1N1, इसकी वजह से ये हुआ था। ये भी एक पैंडेमिक बना, पूरे वर्ल्ड में ये फैला एंड लगभग 500 मिलियन लोगों को 1918-1919 में इन्फेक्ट करने के बाद, हालांकि ये जो वायरस है रिसीड होने लगा, लेकिन इसके बाद भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसके जो नए स्ट्रेन्स हैं उनकी वजह से 1957, 1968 एंड 2009 में भी पैंडेमिक्स हुए, जैसे कि 2009 का जो स्वाइन फ्लू पैंडेमिक है, ये भी H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के न्यू स्ट्रेन की वजह से ही हुआ था, और इसकी वजह से भी मिलियंस डेथ पूरे वर्ल्ड में हुई हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ज्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक बनने के बाद पूरी तरह से वो इरेडिकेट नहीं होते हैं। कुछ पॉकेट्स में एज एन एंडेमिक डिजीज बनकर के ये रह जाते हैं एंड इनके री इमर्ज होने का, एक ग्लोबल थ्रेट बनने का खतरा हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 में भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसे पूरी तरह से इरेडिकेट ना किया जा सके और ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट हमेशा बना रहे एंड इजीली चांसेस हैं कि कोई भी एंडेमिक डिजीज कभी भी एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक बन सकता है, अगर जो इम्यून इंडिविजुअल्स हैं वो कम हो जाएं या फिर जो वैक्सीनेशन एफर्ट्स हैं वो स्लो डाउन हो जाएं या फिर फेल हो जाएं। खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से जरूरत यह है कि कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में इक्वल पेस पर होने चाहिए। जब तक एक भी व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड रह जाएगा, तब तक सभी कंट्रीज में इसके फैलने का रिस्क बना रहेगा। तो क्रूशियल ये है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, खासतौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उन्हें यहाँ पर एक लीड रोल लेना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज की मदद करनी चाहिए, ताकि वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में हो पाए और सभी लोगों को ग्लोबली वैक्सीन एडमिनिस्टर कराई जा सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
शॉर्ट श्रिफ्ट टू रूरल इकोनॉमी। इस आर्टिकल में क्रक्स यही है कि यूनियन बजट 2021-22 में हालांकि स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज किया गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए जितना बूस्ट जरूरी था, जितनी स्पेंडिंग जरूरी थी, उतनी बजट में नहीं रखी गई है। एक इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन बजट 2021-22 का कंटेक्स्ट काफी एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल इसलिए है बिकॉज पैंडेमिक ने, कोविड-19 पैंडेमिक ने ऐसे समय पर कंट्री को स्ट्राइक किया जिस समय पर पहले से इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था, सीवियर एग्रेरियन क्राइसिस, फार्म डिस्ट्रेस चल रहा था, जॉब लॉसेस हो रहे थे। ऐसे में पैंडेमिक ने भी कंट्री के ऊपर अटैक किया एंड कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन बन गई। एंड ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कंजम्पशन कम हो गया। इंडिया की जीडीपी में कंजम्पशन 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये कंजम्पशन कम होने की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन बन गई। अगर आपको जीडीपी का फॉर्मूला पता है, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर कंजम्पशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया की जीडीपी में। बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक और जो मेजर्स लिए गए इसे कर्ब करने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन लगाना, उसकी वजह से कंजम्पशन कम हो गया, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन बन गई। और ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन में यूनियन बजट 2021-22 आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टिमेट यह है कि 2021-22 के लिए जीडीपी 7.7% श्रिंक होने वाली है, कम होने वाली है, जो कि शार्पेस्ट डिक्लाइन होगा सिंस द ईयर 1952। टेक्निकली ये बजट इंडिया का पहला बजट है जो कि एक इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन में आया है। इससे पहले 2008 में हालांकि ग्लोबल रिसेशन हुआ था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इंडिया की जीडीपी के ऊपर नहीं पड़ा था। तो रीसेंट टाइम्स में ये पहला इंडिया का बजट है जो कि इकोनॉमिक रिसेशन के समय पर आया है, जो कि ट्रिगर हुआ एक हेल्थ क्राइसिस की वजह से। और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जिसमें इस बजट के लिए एक फाउंडेशन रखी गई, इस इकोनॉमिक सर्वे में यह रिकमेंड किया गया था कि बिकॉज हमारी इकोनॉमी इस समय पर अपनी फुल पोटेंशियल, फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर पा रही है, इसी वजह से सरकार को अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी तो इससे डिमांड क्रिएट होगी और इससे ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है नरेगा स्कीम। अगर नरेगा स्कीम का बजट बढ़ाया जाएगा तो इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसे ज्यादा हो पाएंगे और उनके हाथ में पैसे होंगे तो वो खर्च करना चाहेंगे, तो इससे डिमांड क्रिएट होगी। तो इस तरह से सरकार के द्वारा ज्यादा स्पेंडिंग की जरूरत है। अब क्या ये बजट इन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है, ये हम इन वेरियस ग्राफ्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी ग्राफ्स में बताया गया है कि बजट में क्या एलोकेशंस किए गए हैं। तो जो फिगर्स यहां पर दिए गए हैं ये बजटरी एलोकेशन है फॉर द ईयर 2021-22। जो बोल्ड लाइंस हैं इसमें बजट का ट्रेंड बताया गया है और जो डॉटेड लाइंस हैं ये है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, मींस एक्चुअल किसी ईयर में कितनी स्पेंडिंग सरकार के द्वारा की गई। तो जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए आप 2020-21 से 2021-22 में देखें तो जो बजटरी एलोकेशन है वो कम कर दिया गया है। हालांकि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है लास्ट ईयर का वो कम था, इसके हिसाब से देखिए एक स्लाइट इंक्रीज इस साल के बजट में रखा गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है। फूड सब्सिडीज की अगर हम बात करें, फूड सब्सिडीज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा दी जाती हैं। इस मिनिस्ट्री के लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो हालांकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ गया है, लेकिन लास्ट ईयर जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो बहुत ज्यादा हो चुका था बिकॉज लोगों के पास खाने की कमी थी, फूड नहीं था, जिसकी वजह से सरकार को फ्री में, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, लोगों को फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो लास्ट ईयर के लिए हम देखें तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था बजट का वो 4.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका था, लेकिन इस साल के लिए बजटरी एलोकेशन अराउंड 2.5 लाख करोड़ के करीब रखा गया है, जो कि ऑब्वियसली कम है। वाटर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो एक बड़ा स्पाइक यहां पर देखा गया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा
बजटरी एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए रखा गया है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि सरकार वाटर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट है। इसके बाद हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो बजटरी एलोकेशन है, हालांकि बजटरी एलोकेशन से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से ज़्यादा है, बट अगेन लास्ट ईयर रिवाइज्ड एस्टिमेट ज़्यादा पहुंच चुका था, इसके हिसाब से इस साल का बजटरी एलोकेशन कम किया गया है। रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर के लिए जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो अराउंड 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन इस साल के लिए बजटरी एलोकेशन 1.3 लाख करोड़ के करीब रखा गया है, तो एक शार्प डिक्लाइन यहां पर हुआ है। एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो लास्ट ईयर से कम कर दिया गया है। हालांकि जो ICDS स्कीम है जिसमें वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों के लिए, तो इस स्कीम में जो बजटरी एलोकेशन है वो स्लाइटली इंक्रीज किया गया है। ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड ये बजट रहा है, लेकिन जो मेजर सेक्टर्स हैं वहां पर जितना एक्सपेक्टेड इंक्रीज था उतना नहीं किया गया है, और कई सेक्टर्स में तो जो बजटरी एलोकेशन है उसमें एक डिक्लाइन आया है। एक होलिस्टिक एनालिसिस इस बजट का अब हम कर लेते हैं। जो इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है इन द फिस्कल स्टिमुलस, जो कि सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इस बजट में, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ 5% का ही इंक्रीज हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट कुछ ऐसी इकोनॉमीज हैं जहां पर लगभग 25% ऑफ देयर GDP इन्वेस्ट किया गया है पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं हुई है। इसकी जरूरत थी लेकिन ये नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि बजट में सरकार ने एक्सपेंडिचर किया ही नहीं है, प्रायोरिटी स्पेंडिंग को ही दी गई है। जैसे कि जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स हैं इनकी स्पेंडिंग में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके बजटरी एलोकेशन में डबल से भी ज्यादा एलोकेशन किया गया है। मोर ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन इन सभी को ओवरऑल हेल्थ डोमेन के अंडर रखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि सरकार इन सभी सेक्टर्स को क्रिटिकल मान रही है फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। बजट में जल जीवन मिशन अर्बन को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा 28.6 मिलियन हाउस होल्ड्स को ईयर 2024 तक टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके लिए भी बजटरी एलोकेशन किया गया है। तो सरकार के द्वारा स्पेंडिंग तो की जा रही है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतनी स्पेंडिंग नहीं की गई है। खास तौर पर अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत स्लाइटली ही इंक्रीज हुआ है, और इसमें भी फोकस है ऑन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, या फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना। इसमें स्पेंडिंग तो की गई है, लेकिन जहां पर इनकम बूस्टिंग फॉर फार्मर्स का सवाल आता है, जैसे कि PM किसान योजना, यहां पर इस बजट ने डिसअपॉइंट किया है। देखिए, जो लास्ट ईयर रहा है ये बहुत समय बाद ऐसा ईयर रहा है जहां पर जो एग्रीकल्चर का GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 20% तक पहुंच गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 17 ईयर्स जो एग्रीकल्चर का GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 16 से 17% के बीच में ही रहता आया है। ज्यादा ग्रो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट ईयर एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सोल ब्राइट स्पॉट बनकर के उभरा है GDP परफॉर्मेंस में, जहां पर एक ग्रोथ देखी गई है। और सभी सेक्टर में जहां एक नेगेटिव ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, वहीं एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है 2020-21 में जहां पर एक पॉजिटिव ग्रोथ 3.4% की एट द कांस्टेंट प्राइसेस हुई है, जिससे कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उसकी रेजिलियंस के बारे में भी हमें पता चलता है। जो इस साल का बजट है इसमें 10% इंक्रीज किया गया है इन द फार्म क्रेडिट, और कुछ हायर एलोकेशंस किए गए हैं फिशरीज में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनके रिकैपिटलाइजेशन में भी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। बट अदर देन दैट जितने भी और दूसरी स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स या फिर सब सेक्टर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में आते हैं, वहां पर बजटरी एलोकेशन में या तो स्टेग्नेशन है या फिर एक डिक्लाइन देखा गया है। जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडीज है, इवन PM किसान योजना जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फार्मर्स को किया जाता है। इन सभी स्कीम्स में या तो जो बजटरी एलोकेशन है वो कांस्टेंट रहा है या फिर एक डिक्लाइन देखा गया है।
अब ऐसा करने की वजह से हो सकता है जो हमारा फार्म सेक्टर है, जो कि पहले से डेट में है, डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, ये और ज्यादा डेट में और फिस्कल डिस्ट्रेस सिचुएशन की तरफ बढ़ जाए। एंड व्हेन कपल्ड विद द कोविड-19 पैंडेमिक, इसकी वजह से हम एक फर्दर डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। इस आर्टिकल का क्रक्स यही है कि जितने बजटरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट थी रूरल सेक्टर में एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्हें रिवाइव करने के लिए, उतना बजटरी एलोकेशन इस बजट में नहीं रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, अनफेयर फील्ड्स ऑफ कॉटन। इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। कॉटन सब्सिडीज हमेशा से ही एक कंटेंशियस इशू रहा है इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेगोशिएशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO में समय समय पर वेरियस कंट्रीज के द्वारा इस इशू को रेज किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर्स हैं, उनका कहना यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US के द्वारा मैसिव सपोर्ट अपने कॉटन फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। इसकी वजह से इंटरनेशनली कॉटन प्रोडक्शन अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ जिसमें ज्यादातर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो US में फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं। इस वजह से वहां पर जो कॉटन प्रोडक्शन होता है उसका प्राइस कम होता है। उसे जब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसका प्राइस कम होने की वजह से उसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जो ग्लोबल साउथ में कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। एंड ऑब्वियसली इसका डिजास्टर्स इंपैक्ट भी होता है, बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं स्पेशली, वहां पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग, फार्मर्स वेलफेयर, इन सभी चीजों के लिए जो फार्मर्स हैं उन्हें अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिल पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ये एक बड़ा इशू इसलिए है बिकॉज यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है। 50% से भी ज्यादा लोग कंट्री में एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं और एग्रीकल्चर क्रूशियल रोल प्ले करता है लोगों के लाइवलीहुड में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एंड ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। US किस तरह से कॉटन सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, किस लेवल पर प्रोवाइड कर रहा है, ये हम डिस्कस करते हैं। US में अराउंड 8100 कॉटन फार्मर्स हैं और जो एवरेज फार्म साइज है वहां पर कॉटन फार्मर्स का वो है 624 हेक्टेयर्स। इसे अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में 9 मिलियन मींस 90 लाख के करीब कॉटन फार्मर्स हैं और जो एवरेज फार्म साइज है वो सिर्फ 1.2 हेक्टेयर्स है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो US में जो टोटल फार्म एरिया अंडर कॉटन है वो लगभग 50 लाख हेक्टेयर्स के करीब आता है, जबकि इंडिया में ये 1 करोड़ हेक्टेयर्स के करीब पहुंच जाता है। ज्यादा एरिया होने की वजह से हालांकि इंडिया में ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा फायदा जो US के फार्मर्स हैं उन्हें ही मिल पाता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। डिस्पाइट द प्रेवलेंस ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इंडिया में जो फार्मर्स के पास लैंड्स हैं, काफी छोटे लैंड्स हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं, वहीं US में बहुत बड़े फार्म्स फार्मर्स के पास होते हैं और जहां बड़े फार्म्स होते हैं वहां पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी रिड्यूस होती है। लेकिन कॉटन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस जो यहां पर अपनाई जाती हैं फार्मिंग के लिए, एंड सेकेंडली यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम है। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंडिया में कम है, लेकिन इसके बावजूद फार्मर्स US के ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। US एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में। ईयर 2020 का डेटा यह बताता है कि ग्लोबल जो कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें से US का शेयर है 14.5%। हालांकि इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का, लेकिन US भी सेकंड या थर्ड नंबर पर ही रहता है। जो टोटल प्रोडक्शन US में होता है उसमें से 85% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और जो ग्लोबली हर साल कॉटन का एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से 35% सबसे ज्यादा US में से ही आता है। कंपेरेटिव एडवांटेज US के फार्मर्स के पास इसलिए है बिकॉज वहां पर फार्मर कॉटन सपोर्ट बहुत ज्यादा है। US में पर फार्मर वहां की जो सरकार है वो $1,17,500 के करीब कॉटन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मींस लगभग 85 लाख रुपीस के करीब हर कॉटन
फार्मर को सरकार वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ पर फार्मर ऑन एन एवरेज $27 लगभग ₹2000 के करीब ही कॉटन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो अमेरिकन कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं सब्सटैंशियली हम देखें 1933 के बाद से ही उन्हें कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। 18 फार्म लॉज यूएस में बनाए गए हैं जिसके थ्रू कॉटन प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। किन फॉर्म्स में होता है, जैसे कि मार्केट लोन्स प्रोवाइड करना, डेफिशिएंसी पेमेंट करना, डायरेक्ट पेमेंट्स की जाती हैं, इंश्योरेंस में सब्सिडीज हैं, बजटरी सपोर्ट है और बहुत सारे दूसरे तरह के सपोर्ट भी वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। 1995 से लेकर के ईयर 2020 के बीच में यूएस के द्वारा कॉटन सब्सिडीज $40 बिलियन के करीब प्रोवाइड की गई है। सरप्राइजिंगली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज स्क्यूड इन द फेवर ऑफ लार्ज फार्मर्स एंड कॉर्पोरेशंस। जो वहां की बड़ी कॉर्पोरेशन है, बड़े फार्मर्स हैं जो कि कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। 10% ऑफ द टोटल सब्सिडी रिसिपिएंट्स मींस जो टोटल कॉटन फार्मर्स हैं उनमें से सिर्फ 10% को ही 82% ऑफ द टोटल सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो 10% फार्मर्स हैं या फिर कॉर्पोरेशंस हैं ये बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। इनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें से 80% 90% तक की जो कॉस्ट है वो सरकार ही उठा रही है और इसी वजह से इंटरनेशनली जो मार्केट है कॉटन का वो भी डिस्टॉर्ट होता है। इतनी हाई सब्सिडीज की वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है कॉटन का वो भी ओवर द इयर्स रिड्यूस होता जा रहा है। 1995 में 0.981 US$ पर पाउंड कॉटन का प्राइस हुआ करता था इंटरनेशनली, जो कि ईयर 2001 तक आते आते 0.48 US$ पर पाउंड तक पहुंच चुका था। इवन इन 2020 ये सिर्फ 0.7 US$ पर पाउंड ही है। मींस 25 ईयर्स के टाइम पीरियड में ये रिड्यूस ही हुआ है, जबकि और जितने भी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन जो कॉटन के इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो रिड्यूस ही हो रहे हैं। यहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन की बात करें तो आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट यूएस के द्वारा 35% कॉटन प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इंडिया का शेयर सिर्फ 12% है। परसेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड, यूएस जितना कॉटन प्रोड्यूस करता है उसमें से 85.6% वो एक्सपोर्ट कर देता है, जबकि इंडिया अपने टोटल प्रोडक्शन में से 16.7% ही एक्सपोर्ट करता है और रिमेनिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन कर लिया जाता है। अब यहां पर कंपैरिजन कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉटन फार्मर्स यूएस में 8100 के करीब है, जबकि इंडिया में ये लगभग 1 करोड़ के करीब है। एवरेज कॉटन फार्म साइज वहां पर बहुत ज्यादा है 624.7 हेक्टेयर्स, जबकि इंडिया में है मेगर 1.2 हेक्टेयर्स। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिंट है US$ पर केजी में वो यूएस में ज्यादा है 1.65 US$, जबकि इंडिया में 1.44 US$ है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सीड कॉटन भी यूएस में ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया, और इस तरह से देखा जाए तो वहां पर जो कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है उसका दाम भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फर्क इसलिए आता है बिकॉज सब्सिडीज वहां पर बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। जो टोटल सब्सिडीज है, टोटल नोटिफाइड कॉटन सपोर्ट, वो यूएस में है 952 मिलियन US$, जबकि इंडिया में है लगभग 261.4 मिलियन US$। 2017-2018 का डेटा ये बताता है। और पर फार्मर नोटिफाइड कॉटन सपोर्ट यूएस में 1,17,500 US$ के करीब है पर फार्मर के लिए, जबकि इंडिया में सिर्फ $27 है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जो यूएस के द्वारा कॉटन प्रोड्यूस की जा रही है उसका दाम बहुत कम होता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यूएस जैसी एक डेवलप्ड कंट्री अपने फार्मर्स को इतनी हाई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और इसकी वजह से इंटरनेशनली मार्केट भी डिस्टॉर्ट हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें साइलेंट क्यों है? तो जवाब यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं उनमें ही कुछ कमियां हैं जिसका फायदा यूएस उठा रहा है। देखिए, एग्रीकल्चर का जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर एक बहुत ही क्रूशल रोल है उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग्स के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए। 4 अफ्रीकन कंट्रीज हैं,
बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली, जो कि कॉटन कल्टीवेटिंग कंट्रीज हैं, जिन्हें कॉटन 4 भी कहा जाता है, इनके द्वारा समय समय पर ईयर 2003 के बाद समय समय पर यह डिमांड की गई है कि जो कॉटन सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, उन्हें रिड्यूस किया जाए। कंसिस्टेंटली डब्ल्यूटीओ की मीटिंग्स में उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स एसिमेट्रिकल हैं, बायस्ड हैं, और ये रूल्स इनइफेक्टिव हैं यूएस जैसी कंट्रीज को रोकने के लिए कि वो अपने फार्मर्स को इतनी हाई सब्सिडीज प्रोवाइड ना करें। लेकिन बार बार इस इशू को रेज करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। डब्ल्यूटीओ ने अपने रूल्स चेंज नहीं किए हैं। GATT, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, डब्ल्यूटीओ से पहले यही फ्रेमवर्क काम करता था। इसके अंडर जो यूरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस चला 1986 से लेकर के 1993 तक, इसमें यह डिसाइड किया गया था कि करंट फ्लेक्सिबिलिटी कितनी प्रोवाइड की जाएगी कंट्रीज को अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए। यह डिसाइड किया गया कि 1986 टू द ईयर 1988 इसे बेस ईयर लिया जाएगा। इसके बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा कि जो कंट्रीज हैं वो अपने फार्मर्स को कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती हैं। एक अपर लिमिट ये लगा दी गई कि किसी कंट्री में जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो वो उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 5% से ज्यादा अपने फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर इस लिमिट को रखा गया 10%। लेकिन इसका मतलब ये था कि 1986 से लेकर के 1988 के बीच में जिस कंट्री में ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही थी अपने फार्मर्स को, उन कंट्रीज के पास ज्यादा पॉलिसी स्पेस था फ्यूचर में अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, और इसी का एडवांटेज उठाया डेवलप्ड कंट्रीज ने। एट द स्टार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस 1986 में यूएस कॉटन सब्सिडी थी 2.348 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि 85% थी टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड। उस समय पर यूएस में जितनी कॉटन प्रोड्यूस की जा रही थी उसकी अगर मॉनेटरी वैल्यू हम निकालें, उसमें से 85% सरकार के द्वारा सब्सिडी में ही प्रोवाइड किया जा रहा था। बट ऑन द अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर उस समय में नेग्लिजिबल सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही थी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो 1986 से 1988 के बीच में इंडिया में जो कॉटन स्पेसिफिक सपोर्ट था वो -1.084 बिलियन यूएस डॉलर्स था। ये माइनस में था, माइनस इसलिए बिकॉज जो इंटरनेशनल प्राइसेस उस समय पर थे उससे भी कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही थी। तो डिफरेंस आप यहां पर समझिए, लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सब्सिडी में ही डिफरेंस था 1986 से 1988 के बीच में, और इसी वजह से यूएस के पास बहुत बड़ा पॉलिसी स्पेस है अपने फार्मर्स को अब भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फर्दर यूएस ने एक और चालाकी यहां पर यह की है कि जो बेस सब्सिडी है उसे इन्फ्लेट कर दिया है। देखिए 1986 से 1988 के बीच में जो डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा अपने फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही थी उसका एवरेज लिया जाना था, लेकिन यूएस ने सिर्फ 1986 का डेटा ही कंसीडर किया है, बिकॉज 1986 में ही वहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया था। तो ये जो हिस्टोरिकल एसिमेट्रीज है उसकी वजह से यूएस बिना डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वायलेट किए अपने फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और उसे एक्सपैंड भी कर रहा है। एक और प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं उसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ये इंपोज नहीं किया गया है कि क्या जो सब्सिडीज हैं, जो फार्म सब्सिडीज हैं, उन्हें कंसंट्रेट किया जा सकता है या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत तरह तरह की क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, और जो सरकार है वो पूरी एग्रीकल्चरल सब्सिडी को सभी क्रॉप्स में डिवाइड करता है। लेकिन यूएस में क्या किया गया है, जो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल सब्सिडी है वो कॉटन फार्मर्स के लिए ही कंसंट्रेट कर दी गई है, और इसी वजह से वहां के जो कॉटन फार्मर्स हैं उन्हें ह्यूज प्रॉफिट्स हो रहे हैं। यूएस में जो वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड है उसमें से 60% या फिर इससे भी ज्यादा यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा अपने फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। देखिए ये एक अटेम्प्ट है यूएस के द्वारा ताकि इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस किया जाए, अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचा जाए, और इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे में 12th WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ईयर 2021 में ही कजाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। इस मीटिंग में इस इशू को रेज किया जाना चाहिए। जो अनफिनिश्ड एजेंडा है
ऑफ डिसिप्लिनिंग द कॉटन सब्सिडीज, किस तरह से कॉटन सब्सिडीज को डिसिप्लिन किया जाए ताकि कंट्रीज को एक गलत एडवांटेज ना हो, इसे प्रायोरिटी पर रखते हुए इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश इस मिनिस्टीरियल मीटिंग में की जानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।